स्टूडेंट्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के साक्ष्य कर चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि भूकंपीय तरंगे जो हैं उनके क्या चारित्रिक लक्षण होते हैं। पी, एस और एल प्रकार की तरंगों का भी हम अध्ययन कर चुके हैं और उस अध्ययन से हमें उनके चारित्रिक लक्षण पता चल चुके हैं कि पी तरंग किस प्रकार की होती है, एल तरंग किस प्रकार की होती है और उनके क्या लक्षण हैं। जैसे पी तरंग है वह 8 से 14 उसकी औसत गति होती है किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर 3.5 से 7.3 होती है एस तरंग की गति। पी और एस तरंग के क्या लक्षण हैं। पी तरंग ध्वनि की तरंग के समान गति करती है और जो एस तरंग है वह प्रकाश की तरंग के समान गति करती है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमको ये देखना है कि इनके जो चारित्रिक लक्षण हैं उनसे हम किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को हमें इसके देखना पड़ेगा और इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें पी और एस तरंगों का मार्ग दिखाया गया है कि पी और एस तरंग का मार्ग क्या है। पी मान ये देखिए, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ कि ये जो है हमारा जो है, हाँ ये ओरिजिन है और ओरिजिन मतलब भूकंप मूल। भूकंप मूल से अधिकेंद्र तक भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं और उसके बाद भूकंपीय तरंगें चारों तरफ गतिमान होती हैं। अब जो भूकंपीय तरंगें हैं वो पृथ्वी के अलग अलग भाग से विचरण करती हैं। पी तरंग हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के सभी भागों में गति करती है, ऊपर से लेके आंतरिक भाग तक गति करती है। और एस तरंग भी काफ़ी अलग अलग भागों में गति करती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। एल तरंग केवल सतही भाग पर गति करती है। तो एल तरंग को तो हम धरातलीय तरंग कहते हैं और पी और एस तरंगों को हम बॉडी वेव्स या शारीरिक तरंगें कहते हैं। और पी तरंग और एस तरंग एक युग्म है। 1900 शताब्दी तक हमारे पास यही युग्म था। 1900 शताब्दी के बाद 1909 में हमको पीजी और एसजी तरंग का पता चला। पीजी और एसजी तरंग को किसने डिस्कवर किया? पीजी और एसजी तरंग को डिस्कवर किया जेफरीज ने और उन्होंने बताया कि उनकी गति काफ़ी कम होती है किसकी तुलना में, हमारी जो पी और एस तरंग है उसकी तुलना में। ये पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा 1929 में ऑस्ट्रिया में जब भूकंप आया तो ऑस्ट्रिया के टॉरेन प्रांत में जब भूकंप आया तो उस भूकंप से भी यह ज्ञात हुआ कि पी और एस एक युग्म है, पीजी एक एसजी युग्म है, उसके अलावा एक और युग्म है जो कि पी स्टार और एस स्टार है। तो इन तीनों की गतियां हम पिछली बार देख चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा इस डायग्राम से कि ऊपरी भाग में गति करने वाली यहाँ पर बिल्कुल सतह पर तो जो तरंगे हैं वो तो है पी, जी और एस जी, जो ऊपरी परतों में बहती हैं। ठीक है, पी, जी और एस जी। और पी स्टार और एस स्टार मध्यवर्ती परतों में बहती हैं। तो उनको खोजा था कॉनराड ने। पी स्टार और एस स्टार ये मध्यवर्ती परतों में है जो कि पी स्टार और एस स्टार है। तो ऊपरी परतों में प्रवाहित होने वाली सबसे ऊपर सियाल के जो ऊपरी भाग है, ऊपरी क्रस्ट में प्रवाहित होने वाली तो है पी, जी और एस जी। उसके नीचे जो मध्यवर्ती भाग है, मेंटल में अगर कहें, कॉनराड असंबद्धता के बाद यानी सियाल जब खत्म हो जाती है और सीमा प्रारंभ होती है उसके बाद जो परत है वह उसकी जो घनत्व है वो 4 या 5 के आसपास है। तो उसमें पी तरंग की गति थोड़ी बढ़ जाती है और वो पी स्टार और एस स्टार के रूप में दोनों तरंगें प्रवाहित होती हैं। और उसके नीचे जाने पर यानी हम कोर और मेंटल की बात कर रहे हैं कि इस भाग में मेंटल के बाद 2900 किलोमीटर के बाद जो तरंगे हैं उनकी गति और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि डेंसिटी या घनत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इन तरंगों की गति अत्यधिक हो जाती है और इन्हें पी और एस तरंग कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें 3 परतों का पृथ्वी की पता चला। कौन कौन सी परतें हैं वो? पी सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल जिसमें पी स्टार और एस स्टार तरंगें बहती हैं। क्रस्ट में बहती है कौन सी तरंगें? पीजीएसजी। और सबसे नीचे वाला भाग जो है, कोर वाला जो भाग है, उससे होकर जो गुजरती हैं वो तरंगें कहलाती हैं कौन सी? पी और एस।
ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये जो ये ऐसा शैडो जोन लिखा हुआ है पी तरंग का, या ऐसा क्षेत्र जहाँ तक पी तरंग नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि पी तरंग में एक बार बंकन यहाँ पर हुआ इस जगह और एक बार बंकन यहाँ हुआ, तो इसके कारण पी तरंग नहीं पहुँच पाई जहाँ उसको पहुँचना था। तो ये जगह जो है, ये बीच का जो भाग है, ये खाली रह गया, यहाँ पर पी तरंग नहीं। तो ये बताया हमारे को वैज्ञानिकों ने कि यहाँ से भूकंप मूल से यहाँ तक 103 डिग्री तक तो हमें पी तरंग मिलती है, लेकिन 103 से यहाँ तक 143 डिग्री के बीच में इस क्षेत्र के अंदर पी और एस दोनों तरंगें नहीं मिलती। ठीक है, इस वक्त ओल्डहैम ने बताया कि भूकंप मूल से दोनों चारों तरफ पृथ्वी के 120 डिग्री के एंगल के बाद बिल्कुल भी एस तरंग नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बीच वाला भाग जो है, ये यहाँ पर तरल पदार्थ है 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद, और इसलिए एस तरंग उससे प्रवाहित नहीं हो पाती। तो इस प्रकार हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भूकंपीय तरंगों से एक मोटा मोटा प्रारूप पता चल गया। अब हम देखें नेक्स्ट डायग्राम पे जाते हैं। ये वाला डायग्राम। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मुझे थोड़ी सी फोटो को नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ये इधर ऊपर ले जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस डायग्राम को हमने कई बार देखा हुआ भी है, सविंदर सिंह के अंदर भी डायग्राम है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस तरफ लेफ्ट साइड में, ये वाली इस साइड में, तो आपको इधर ऊपर से नीचे जाएंगे तो गहराई दिखाई दे रही है, 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, और ये पृथ्वी का केंद्र है 6370 किलोमीटर। ये ऊपर से नीचे गहराई है, और यहाँ पे दो तरंगे, एक तो पी तरंग और ये एस तरंग, इन दोनों की गति दिखाई हुई है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो गति क्या है, और इस तरफ देखिए नीचे, यहाँ पर गति है इस एक्सिस पे, इस लाइन पर 0, 3, 6, 9, 12 ये किलोमीटर प्रति सेकंड गति है। और इस तरफ जो राइट साइड वाला डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और परतें दिखाई हुई। ठीक है, तो ये जो दोनों डायग्राम साथ साथ बनाए हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी इससे मिलती है। अगर आप देखें, यहाँ पे शुरू करते हैं हम ऊपर से, तो एस तरंग से देखिए, हम पहले एस तरंग की बात करते हैं। एस तरंग देखिए, ये शुरू हो रही है किसके आसपास, यहाँ से ऊपरी भाग में 5 से 6 किलोमीटर के आसपास इसकी गति है। और जैसे जैसे ये एस तरंग नीचे जा रही है, आप देखिए नीचे जा रही है, वैसे वैसे 1000, 2000, 3000 किलोमीटर के आसपास 2900 किलोमीटर तक इसकी गति बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए 3 से 6 तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जो गति इसकी बढ़ती जा रही है, ये गति जो है ये हमारी 2900 किलोमीटर तक बढ़ती है। और 2900 किलोमीटर के बाद देखिए एस तरंग बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इधर देखिए, इधर खत्म हो गई एस तरंग। ठीक है, क्यों? इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो भाग है, इस भाग में कोई तरल पदार्थ है, ऐसी परत है जो कि तरल है, और इसके कारण एस तरंग इससे नीचे नहीं जा पाती। ऊपरी भाग में तो मिलती है, सियाल में मिलती है, मेंटल में मिलती है, लेकिन उसके नीचे वह परत नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये तो इस तरंग से पता चला। अगर अब हम आगे पी तरंग की बात करें, इसको मैं हटा देता हूँ। पी तरंग की अगर बात करें, ये पी तरंग की जो स्पीड है, ये देखिए लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से शुरू हो रही है क्रस्ट में, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, 2900 किलोमीटर के आसपास आके इसकी स्पीड वापस एकदम से कम होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पी तरंग का ये चारित्रिक लक्षण है कि तरल भाग में जब वह प्रविष्ट करती है तो उसकी गति कम हो जाती है। तरल भाग में गति कम हो जाती है, क्योंकि लेकिन वो तरल भाग भी कैसा है, काफ़ी घना है, तो फिर पी तरंग की गति जो है वो बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद एक परत ऐसे आती है जहाँ पर कि वापस हमको एक परिवर्तन देखने को मिलता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो पी
पी तरंग है उसकी गति 12-13 के आसपास तक पहुंच जाती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो ये कर्व, इन दोनों को अगर हम आपस में रिलेट करके देखें, लेफ्ट साइड का डायग्राम और राइट साइड का डायग्राम, तो जहाँ जहाँ पर जो हमारी परतें बदल रही हैं वहाँ वहाँ पर हमें भूकंपीय तरंगों के अंदर क्या देखने को मिलता है, बंकन देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो राइट साइड के डायग्राम पर अगर हम ध्यान दें अब, तो ये हमें लगभग सारी लेयर्स पता चल गई, परतें। सबसे ऊपर देखिए क्रस्ट है, ये वाला भाग क्रस्ट है। क्रस्ट के दो भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट और मध्यवर्ती क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और मध्यवर्ती क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे से पृथक होती हैं। कौन सी परतें? ऊपरी परत और निचली परत, ऊपरी क्रस्ट और निचली परत, ठीक है। यहाँ पे एक असंबद्धता हम अभी अलग से देखेंगे नाम के साथ और डायग्राम के साथ। उसके बाद बी, सी और डी, ये जो भाग है ये मेंटल है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंटल है, ठीक है, नीचे तक यहाँ तक मेंटल है, ठीक है। कहाँ से? 33 किलोमीटर, ये 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमें क्या मिलता है? मेंटल मिलता है। मेंटल की भी पुनः हमने दो भाग किए हुए, एक और बल्कि दो भाग है। दो भाग कैसे? एक तो ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। ऊपरी भाग के अंदर भी 30 से 100 किलोमीटर, 30 से 200 किलोमीटर का भाग ऐसा है जिसे हम जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं या कम गति का क्षेत्र कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अर्धगलित अवस्था में चट्टानें मिलती हैं और पी और एस तरंग की गति यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जहाँ पे कि भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद का जो भाग है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये कोर कहलाता है। कोर का मतलब क्रोड या अंतरतम। इसके दो भाग कर दिए। ये वाला भाग जो है ये तरल भाग है पूरा, 2900 किलोमीटर की गहराई से लेके 5150 किलोमीटर की गहराई तक बाह्य कोर है और 5150 से लेके पृथ्वी के केंद्र तक आंतरिक कोर है जो ठोस है। तो इस प्रकार पृथ्वी के हम सारे परतों के बारे में हमें भूकंपीय तरंगों से ज्ञात हो गया, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं, एक मिनट बैक कर। ये डायग्राम, इस डायग्राम को भी अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये जूम कर देता हूँ मैं इसको, जूम, ये देखिए। अब इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही डायग्राम है लेकिन इसको हमने थोड़ा सा छोटा करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए इसको, हाँ, तो पृथ्वी का एक सेक्शन दिखाया है, टॉप से लेके बॉटम तक का एक सेक्शन दिखा दिया हमने यहाँ पे। ये ऊपरी भाग है क्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 से 30 किलोमीटर तो क्रस्ट है, फिर 30 से 200 और ये 700, ये वाला भाग है, ये ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल है। 700 से लेके 2900 तक ये पाया जाता है लोअर मेंटल या निचला मेंटल, और 2900 से 5150 तक ये हमारा बाह्य कोर है और उसके नीचे है आंतरिक कोर। 5150 से कितना? 6371। यहाँ पर लेफ्ट पे जो है आप देखेंगे ध्यान से तो डेंसिटी है, घनत्व है चट्टानों का, और इन चट्टानों का घनत्व ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है, इसलिए भूकंपीय तरंगों की गति भी जो है वो बढ़ती जाती है। ऊपर देखिए 2.90, फिर 3.3, 4.3, फिर ये कोर और मेंटल की सीमा पर अगर देखें आप, ये वाला यहाँ पर बहुत सडनली चेंज होता है हमारा घनत्व। 5.5 ऊपर है इसके, और जस्ट जैसे कोर शुरू होता है 10 हो जाता है घनत्व, और फिर धीरे धीरे शने शने बढ़ता है और नीचे तक ये 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाता है। अब हम असंबद्धताओं की बात करें तो असंबद्धता जो है वो मुख्यतः 5 असंबद्धता देखने को मिलती है। असंबद्धता किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो आप याद रखें, असंबद्धता
एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दो चट्टानी परतें एक सतह बनाती हैं, मिलती हैं। इट इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन। वह एक संक्रमण का क्षेत्र है जहाँ पे दो विभिन्न प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी की चट्टानें मिलती हैं, स्पर्श करती हैं, लेकिन चूंकि उनकी प्रत्यास्थता या उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है, उनकी जो इलास्टिसिटी है, वो एकदम बदल जाती है। तो उसमें से एक भाग में से दूसरे भाग के अंदर भूकंपीय तरंगें प्रविष्ट होती है तो उनमें बंकन होता है और वह पृथ्वी की सतह की तरफ कॉनकेव हो जाती है या अवतल हो जाती है। ठीक है, तो पहली असंबद्धता जो हमको मिलती है वो है कॉनरैड असंबद्धता या कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी इज अ zone of transition where two different layers of different elasticity and density touch each other and the earthquake or seismic waves show a deviation at those places. तो कॉनरैड असंबद्धता कहाँ पर है? ये सियाल और सीमा इन दोनों के जहाँ पर स्पर्श होता है उस जगह देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद मोहरोविसिक असंबद्धता, ये क्रस्ट और मेंटल जहाँ पर एक दूसरे, ये वाली बात थोड़ी गलत है, कॉनरैड असंबद्धता वाली, इसको आप करेक्ट कर लें। ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, क्रस्ट के भी दो भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ये जहाँ पर मिलते हैं उस जगह पर कॉनरैड असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मोहरोविसिक असंबद्धता, जिसको मोह असंबद्धता भी कहते हैं, ये जहाँ पर निचली क्रस्ट यानी क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग एक दूसरे को स्पर्श करता है तो उस जगह पर हमें मोहरोविसिक असंबद्धता मिलती है। इसके बाद ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर स्पर्श करते हैं वहाँ पर रिपिटी असंबद्धता देखने को मिलती है। रिपिटी कहाँ पर? बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल या ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इन दोनों का जहाँ स्पर्श होता है वहाँ पर हमको काफ़ी तेज़ी से भूकंपीय तरंगों और घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो असंबद्धता है वो है गुटनबर्ग वाइशर्ट असंबद्धता। आपको मैं बता दूं कि जो सीस्मोग्राफ है उसको बनाने में भी गुटनबर्ग का काफ़ी योगदान था। सीस्मोग्राफ जानते हैं, भूकंप लेखी यंत्र, वह भूकंपीय तरंगों का अंकन करता है और गुटनबर्ग का इस इंस्ट्रूमेंट के निर्माण में योगदान था। ठीक है, तो गुटनबर्ग असंबद्धता किसके बीच में? मेंटल और कोर के मध्य पाई जाती है। मेंटल और कोर के मध्य यानी बाह्य कोर और निचले मेंटल के बीच में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे अंतिम है लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता कौन सी है? लेहमैन असंबद्धता है जो कि किसके बीच में है? बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। तो इस तरह से 5 असंबद्धता देखने को मिलती हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये हम अभी तक पढ़ चुके। इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें हमने इसी को समझाया हुआ है दोबारा। ये इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर ये डायग्रामेटिकली इसको बताया हुआ है सारी असंबद्धता को। तो सबसे पहली असंबद्धता है कॉनरैड असंबद्धता, जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। लिखा हुआ ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में, यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, फिर उसके बाद है मोहरोविसिक असंबद्धता, मोह असंबद्धता, जो कि निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है, मेंटल की भी ऊपरी मेंटल के बीच में। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में पाई जाती है रिपिटी असंबद्धता, और निचले मेंटल और बाह्य कोर के बीच में पाई जाती है गुटनबर्ग असंबद्धता, और अंतिम है लेहमैन असंबद्धता, जो कि किसके बीच में है? दोनों के बीच में, ऊपरी कोर और बाह्य कोर के बीच में पाई जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? ये वाली, ये इसको हम कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। तो इस प्रकार ये भूकंपीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये नवीन मत हमको प्राप्त हुए,
और यही नवीन मत जो है वो और कहीं से नहीं, केवल भूकंपीय तरंगों से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमें अभी ज्ञान प्राप्त है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसमें से जो सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक ज्ञान जो है वो हमें भूकंपीय तरंगों द्वारा ही प्राप्त हुआ, क्योंकि डायरेक्ट हम पृथ्वी के अंदर 8 या 9 किलोमीटर से ज़्यादा खुदाई करके प्रत्यक्ष ज्ञान इससे ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, थैंक यू।